मैं अपने कमरे से नहा कर निकली तो ये देख कर मेरे होश उड़ गए। मेरा देवर बेड पर लेटा हुआ था और उसके हाथ में मेरा वही दुपट्टा था जो मैंने ओढ़ना था। नहाने की वजह से मेरे कपड़े गीले होकर मेरे बदन से चिपक गए थे, जिसकी वजह से मेरा बदन नुमाया हो रहा था। उससे और शर्मिंदगी से मेरा बुरा हाल हो गया। मैंने खुद को समेटते हुए अपनी अलमारी से दूसरा दुपट्टा निकाला और जिस्म के गिर्द लपेटते हुए कमरे से बाहर जाने लगी तो मेरा देवर मेरे करीब आ गया और बदन से लिपटा मेरा दुपट्टा उतारने की कोशिश की तो मुझे शदीद गुस्सा आया और मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ खाकर मेरे देवर का मुंह गुस्से से सुर्ख हो गया। वो अंगारा होती आंखों से मुझे देखते हुए धमकियां देने लगा और घर से बाहर चला गया। मैं खौफ से थर थर कांपने लगी थी कि जाने अब मेरे सर पर कौन सा नया अजाब नाजिल होगा। ये कोई पहली बार नहीं था। मैं जब से ब्याह कर आई थी मेरे साथ यही सब हो रहा था। एक तरफ शोहर की बेहिसी ने मेरी ज़िंदगी अजाब बनाई हुई थी, ऊपर से आए रोज़ मेरे देवर की शशोरी हरकतों ने मेरा जीना हराम कर दिया। और मेरी बदनसीबी ये थी कि मैं अपने घर लौट कर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेके के नाम पर मेरे पास सिर्फ एक भाई था जो अपनी बीवी के इशारों पर चलता था। हम दो बहन भाई थे। मैं 16 साल की थी जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ और मेरे वालिद मेरे बचपन में ही गुजर गए थे। वालदा के इंतकाल के बाद हम दोनों बहन भाई के अकेले होने की वजह से फूफो हमारे पास आकर रहने लगी, लेकिन फूफो को ज़्यादा वक्त हमारे घर नहीं रुकना पड़ा, क्योंकि एक रोज़ बाई जब घर आए तो उनके साथ सुर्ख जोड़ों में सजी संवरी उनकी बीवी भी मौजूद थी। बाई ने शादी कर ली थी और किसी को बताना भी गवारा नहीं किया था। उस वक्त भी बाई ने फूफो को सरसरी सा अपनी शादी का बताया और बीवी को लेकर कमरे में बंद हो गई। फूफो को बाई का रवैया अच्छा से समझ आ रहा था, लिहाजा उन्होंने खामोश रहने में आफियत जानी। तब पहली बार मुझे भी कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। यूं तो बाई पहले भी मेरे साथ मनहूस नहीं थे, ना ही उनका मुझसे कोई बहन भाई वाला प्यार था। वो शुरू से संजीदा मिजाज के थे, मगर शादी के मौका पर तो उन्होंने मुझे मुकम्मल ही नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने मुझे अपनी बीवी से मिलवाना भी मुनासिब नहीं समझा और ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे मैं उस घर में मौजूद ही नहीं थी। भाई के रवैये से मैं बहुत दिल बर्दाश्त हुई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। भाभी बहुत तेज तराज लड़की थी। उसने आते ही अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए और पहले ही रोज़ फूफो को अपने घर चले जाने का कहा। उसके बाद भाभी ने मुझे घर से निकालने का बंदोबस्त शुरू किया। उसने बाई को अपनी मुट्ठी में किया हुआ था। बाई सिर्फ उसी के कान से सुनते और उसी की आंख से देखते थे। अपनी शादी के बाद बाई तो मुझसे बिल्कुल ही लातअल्लुक़ हो गए थे। उन्होंने कभी भी मेरा हाल जानने की कोशिश नहीं की थी, आया मैं जिंदा हूँ या मर गई और किस हाल में जी रही हूँ। वो तो बस घर आते ही या तो अपनी बीवी के साथ कमरे में बंद हो जाते या फिर अपनी बीवी को लेकर कहीं चले जाते थे। बाई की बेरुखी ने मुझे बुरी तरह तोड़कर रख दिया था। मैं हर वक्त अपने माँ बाप को याद करके रोती रहती थी, मगर उस जालिम औरत को मेरा रोना भी नहीं भाया। वो इस बात पर भी फसाद करने लगी और बाई से कहती, ये हर वक्त रोने का ड्रामा करती है ताकि अगर कोई अचानक से आ जाए और उसको रोता देख लो तो यही समझे कि मैं उसके ऊपर जुल्म करती हूँ। हालांकि महारानी ने सारा दिन पलंग तोड़ती है और बिस्तर पर बैठकर खाती है, फिर भी अपने ड्रामे बाजियों से बाज नहीं आती। भाभी की बात पर बाई गुस्सा हुई मुझे कहने लगी, आज के बाद तुम अपनी भाभी के साथ घर के कामों में हाथ बटाना, वरना तुम्हारा खाना पीना बंद कर दूंगा। बाई की बात पर मैंने जख्मी नज़रों से उनकी जानब देखा था और आज खाने पर पाबंदी लगाने की धमकी दे रहे थे, जबकि उनकी बीवी ने तो पहले ही खाने पीने पर पाबंदी लगाई हुई थी। मगर जानती थी बाई को कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं था। उनकी ज़िंदगी में सिर्फ उनकी बीवी की अहमियत थी, मेरी नहीं। उस रोज़ बाई की बातों से मैं इतनी दिल बर्दाश्त हुई कि उनके जाने के बाद अपनी दोस्त से मिलने चली गई, मगर नहीं जानती थी अनजाने में मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी थी। जब मैं दोस्त के घर से वापस लौटी तो बाई सहन में गुस्से से टहल रहे थे और भाभी कमर पर हाथ रखे जाने क्या क्या बोल रही थी। जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा, बाई ने आओ देखा ना ताओ मुझे मारना शुरू कर दिया और उसके बाद मुझे कमरे में बंद करते हुए भाभी से बोले,
तुम जिस रिश्तेदार की बात कर रही थी उससे रिश्ते की बात चलाओ। मैं मज़ीद इस लड़की को अपने घर बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब इतनी अचानक हुआ था कि मैं हक्का बक्का रह गई थी। भाई की मार खाने के बाद जब उनकी बात सुनी तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मैं तो जानती भी नहीं थी कि मेरा क्या कसूर था। मैं रो रही थी और भाई भाभी को पुकार कर एक ही सवाल कर रही थी कि मेरी गलती क्या थी, मुझे किस बात की सज़ा मिली थी, मगर किसी ने भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया। फिर उस शाम फूफो आ गई। फूफो मेरी हालत देखकर तड़प गई और बहुत गुस्से में भाई से कहा, तुमको शर्म भी नहीं आई अपनी यतीम मस्कीन बहन के साथ ये जुल्म करते हुए? इस बच्ची का कसूर क्या था जो तुमने इस मासूम पर इतना जुल्म ढाया? फूफो की बात पर भाई बोले, चक्कर चल रहा था इसका लड़के से। मेरी इज्जत खाक में मिला रही थी। मैं दिन रात कमाने के लिए जलील होता हूँ और ये मेरी गैर मौजूदगी में गुलशरले उड़ाती फिरती है। और आज तो उसको मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। जब मैं घर वापस आया तो ये मेरे आने के बाद घर लौटी है। मैं इस गुनाहों की पोटली को अपने घर नहीं रख सकता। अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो इसे अपने घर ले जाएं, वरना हमें हमारे हाल पर छोड़ दें और दोबारा हमारे मामलात में बोलने की ज़रूरत नहीं है। भाई जानता था कि फूफो का शोर अपने ससुरालियों को पसंद नहीं करता। वो कभी भी मुझे अपने घर बर्दाश्त नहीं करेगा। भाई की बात पर फूफो को चुप लग गई और जिस तरह वो आई थी इसी तरह खामोशी से वापस लौट गई। और मैं इतने बड़े इल्ज़ाम पर तड़प गई थी। उसके बाद मैंने भाई को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की थी। उनसे मन्नत की कि वो एक बार मेरे साथ मेरी दोस्त के घर चलें, उनको पता चल जाएगा कि मैं अपनी दोस्त के पास गई थी। मगर भाई ने मेरी किसी बात पर कान नहीं धरी। उनकी बीवी ने मुकम्मल तौर पर उनको शीशे में उतार लिया था। उस वक्त भी वो एक तरफ को खड़ी जहर खंद अंदाज से मुस्कुरा रही थी। और जब भाई अपना फैसला सुनाकर घर से बाहर चले गए थे तब वो मुस्कुराती हुई मेरे पास आई और बोली, ये मेरा घर है और यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। तुम यहाँ से जाने की तैयारी कर लो। बहुत जल्द हम तुम्हें इस घर से रुखसत कर देंगे और मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे बोझ से आज़ाद हो जाऊंगी। भाभी सफाकियत की इंतहाओं पर उतरी हुई थी। उसका ये भयानक रूप देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर भाभी ने अपना कहा सच कर दिखाया और अपने खानदान के किसी रिश्तेदार के साथ मेरी बात तय करके हफ्ते के अंदर अंदर मेरी रुखसती करवा दी। उस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी। इतनी अचानक और जल्दी शादी पर मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं तो उस शख्स को जानती भी नहीं थी जिसके साथ मेरी शादी की जा रही थी। और फिर वो भाभी के खानदान से था, यकीनन उसी के जैसा होगा। इस सोच पर मेरी रूह फना हो गई। अगर मैं जानती थी यहाँ मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था, सिर्फ एक ही सगा रिश्ता मौजूद था और उसका खून पहले से ही सफ़ेद हो चुका था। उस रोज़ मैं अपने भाई से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और मैंने रुखसती के वक्त अपने भाई से मिलने की कोशिश भी नहीं की। मगर भाई को भी मेरी परवाह नहीं हुई थी और ना ही उन्होंने मेरी नाराज़गी को महसूस किया था, बल्कि वो तो मेरे रुखसत होने पर यकीनन शुक्र अदा करने वाले थे कि उनके सर से ये इजाफी बोझ हट गया था। मैं ज़ख्मी दिल के साथ अपने ससुराल पहुंच गई। जिस तरीके से मेरी शादी की गई थी मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा था कि मेरा इस्तकबाल करने वाला कोई नहीं होगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ था। ससुराल में एक शादीशुदा ननद और देवर के अलावा और कोई नहीं था। मेरी ननद ने मुझे कमरे में ले जाकर बिठा दिया और कहने लगी, तुम बस आज रात के लिए ही दुल्हन हो, कल से तुम्हारे सर पर ये घर और उसकी जिम्मेदारियां हैं। मैं शादीशुदा हूँ, यहाँ पर नहीं रुक सकती, लिहाजा इस घर को तुमने ही संभालना है। और वैसे भी तुम जो काम करके यहाँ आई हो उसके बाद तो सोचना भी मत कि कोई तुम्हारे चाव चोंचले उठाएगा। ये तो मेरे भाई का बड़ापन है कि तुम्हारी बदकिरदारी जानने के बावजूद भी तुम्हें कबूल किया, लिहाजा उसका एहसान मानना और सारी ज़िंदगी उसके आगे सर झुकाकर रखना, वरना उस घर से भी हाथ धो बैठोगे। अपनी बात करके मेरी नंद कमरे से चली गई और थोड़ी देर बाद मेरा शोहर कमरे में आया। मैं नंद की बातों की वजह से पहले ही खौफजदा हो चुकी थी और उस वक्त मेरा खौफ और डर सच साबित हुआ जब शोहर ने आते ही मुझे बालों से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। उसकी जुबान पर बस एक ही बात थी, बता कौन था तेरा यार जिससे तू मिलने जाती थी? मुझे तो पता चले ऐसा ना हो मैं तेरे यार से गाफिल रहूं और वो शादी के बाद यहाँ भी तुझे मिलने आता रहे।
लेकिन याद रखना ये तेरे भाई का घर नहीं है, ये मेरा घर है, जहाँ अगर तुमने कोई ऐसी हरकत की तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। इसके बाद रोज़ का मामूल बन गया। मेरा शोहर बात बात पर मुझे रुई की तरह धन के रख देता और उसके बाद मुझसे सारे काम काज भी करवाता और रात में अजदवाजी जिंदगी के नाम पर अपनी सारी वहशतें मुझ पर ढेलता था। मैं शादी के बाद चांद ही रोज़ में कमला कर रह गई थी। मुझे अपनी माँ याद आती थी। अगर आज वो जिंदा होती तो मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हरगज ना होता। वो इस तरह भाई को बेहिस ना होने देती, जिसने मुझे रुखसत करके मरा हुआ ही समझ लिया था और एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया, ना ही मेरे खैर खबर ली। मैं रोज़ अपने शोहर के अताब का निशाना बनती थी। मेरे जिस्म का कोई हिस्सा नहीं बचा जहाँ पर मेरे शोहर के दिए गए जख्म और उसके जुल्म और बर्बरीत के निशान मौजूद ना हो। और अभी तो मैं अपने शोहर के दिए जख्मों को झेल नहीं पा रही थी कि मुझ पर एक और अजाब नाजुल हो गया। मेरा देवर जो पहले दूसरे शहर में नौकरी करता था, हमेशा के लिए अपनी नौकरी छोड़कर घर आ गया और जब तक उसे कोई और नौकरी नहीं मिल जाती थी उसने घर में ही रहना था। देवर के आने से मेरी ज़िंदगी पहले से भी ज़्यादा मुश्किल में पड़ गई। वो बहुत ही बदफितरत और बदनीयत किस्म का मर्द था। आते जाते मुझे गलीज नज़रों से घूरता था और जब भी उसे मौका मिलता वो मेरे साथ गलत हरकतें करने की कोशिश करता था। मैं उसकी हरकतों से बहुत परेशान और आजिज़ हो चुकी थी, मगर किसी को भी इस बारे में नहीं कह सकती थी। अगर शोहर को इसके बारे में बताती तो वो उल्टा मुझ पर ही शक करता, क्योंकि उसे मैं ही बदकिरदार लगती थी। अब मैं कोशिश करती थी कि जब मेरा देवर सोया होता था तो मैं जल्दी जल्दी सारे घर के काम समेट लेती और देवर के उठने से पहले ही कमरे में चली जाती और खुद को सारा दिन कमरे में बंद रखती थी। मगर एक ही घर में रहते हुए अपने देवर से छुप कर रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। कहीं ना कहीं मेरा इससे सामना हो जाता और फिर लाख कोशिश के बावजूद भी मैं खुद को अपने देवर की खलीज हरकतों से बचा नहीं सकती थी। शोहर की मार तो फिर भी मेरे लिए काबिल बर्दाश्त थी, मगर देवर की हरकतें मेरे बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर थी। मैं ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर रही थी और अपने अल्लाह से दुआएं करती थी कि वो कोई मौजज़ा कर दे और मेरी इस जलील आदमी से जान छूट जाए, जिसने मेरी रातों की नींदें हराम कर रखी थी। और अब तो उसने मुझे खुल्म खुल्ला वर्गलाने की कोशिश शुरू कर दी। जब भी उसका भाई घर से बाहर होता और उसको मौका मिलता तो मेरे पास आता और मुझे मजबूर करता कि मैं उसके साथ नाजायज़ तल्लुक़ बनाऊँ। मगर मेरी रगों में शरीफ वालिदैन का खून दौड़ता था। कुछ भी हो जाए मैं ये गुनाह वाला काम हरगज़ नहीं कर सकती थी। मैंने अपने देवर को बहुत बार समझाने की कोशिश की, उसको एहसास दिलाया कि मैं उसके भाई की बीवी हूँ, उस घर की इज्जत हूँ, मेरे साथ ऐसी हरकत ना करे और शादी कर ले। तो मेरी बात पर वो डटाई से हंसता और कहने लगता, अगर मैंने शादी करनी होगी तो कर लूँगा, फिलहाल मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना है। आखिर तुम किस मर्ज़ की दुआ हो। उसकी बातों ने मुझे ज़मीन में गाड़ दिया था। जिल्लत के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे ऐसे लोगों से दो चार होना पड़ेगा कि अपने घर में मुझे अपनी इज्जत के लाले पड़ जाएंगे। मैं अपने देवर से बुरी तरह खौफजदा हो चुकी थी। मैं जानती थी मेरी इज्जत खतरे में थी। अभी तो मैं उसके शर से महफूज थी, मगर कब तक। मेरा देवर मौका की तलाश में था। जिस दिन उसे मौका मिलता वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करके अपने मन की मुराद पा सकता था और उसको रोकने वाला इस घर में कोई भी नहीं था। इतनी जिल्लत और बेबसी मैंने ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं की थी जितनी मुझे अब महसूस होने लगी थी। मैंने अल्लाह के आगे रो रो कर अपनी इज्जत महफूज रहने की दुआएं की और हर वक्त बावजू रहती ताकि शैतान के शर से महफूज रहूं, मगर फिर भी मुझे अपने देवर से बेतहाशा खौफ लाहक था। वक्त गुजरता गया, मेरे देवर की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मेरा इस घर में रहना मुहाल हो गया था। फिर एक रोज़ हद हो गई। मैं घर के कामों से फारग होकर नहाने के लिए चली गई। मेरे जहन से बिल्कुल ही निकल गया कि मैंने अपने कमरे को कुंडी नहीं लगाई, वरना तो मैं अपने कमरे का दरवाज़ा लाक रखती थी ताकि मेरा देवर अंदर ना आ सके, और भूल होना मेरी बहुत बड़ी खता थी। मैं अपने ध्यान में जब नहा कर निकली तो मेरा देवर बड़े मज़े से मेरे बेड पर फैल कर लेटा हुआ था और मुझे देखकर मेरे देवर की आंखों में हवस बढ़ने लगी। मैं अपने आप में सिमट गए। गुस्से से मेरा बुरा हाल हो गया था। मेरा पूरा वजूद कांपने लगा था।
میں نے جلدی سے خود کو چھپا کر کمرے سے نکلنا چاہا تو میرا دیور میری حرکت پہلے ہی جان گیا۔ تبھی بجلی کی تیزی سے اٹھا اور میرا بازو دبوچ لیا، پھر بڑی خباثت سے مسکرا کر کہنے لگا، کہاں جا رہی ہو؟ بڑی مشکل سے تو آج تم میرے ہاتھ لگی ہو، ورنہ تو اپنے کمرے کا دروازہ بند کیے رہتی ہو۔ ایسی بھی کون سی شرافت ہے تم میں جو تم مجھ سے چھپتی پھرتی ہو؟ شادی سے پہلے تو تم نے بڑے یار پال رکھے تھے، تو مجھ سے کیسی شرم اور کیسا پردہ؟ جو مزے تم شادی سے پہلے ان کو دیتی رہی ہو وہ مجھے بھی دے سکتی ہو۔ اچھا ہے، تمہارا بھی دل بہل جائے گا۔ ویسے بھی تمہارا شوہر تم پر ظلم کرتا ہے، وہ کون سا تمہیں پیار کرتا ہوگا؟ اپنا آپ مجھے سونپ دو، شوہر والا پیار تو میں بھی تمہیں دے سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میرے دیور نے میرے جسم کے گرد لپٹا دوپٹہ ہٹانا چاہا تو میں جو اس کی بے باک اور بیہودہ گفتگو سن کر شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی، اس کی حرکت پر میری برداشت ختم ہو گئی اور میں نے بنا سوچے سمجھے ایک سناٹے دار تھپڑ پوری قوت سے اس کے منہ پر دے مارا۔ میرا دیور اس تھپڑ کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اچانک تھپڑ پڑنے پر وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا تو میں جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرے تھپڑ مارنے کو میرے دیور نے انا کا مسئلہ بنا لیا۔ وہ غصے سے فنکارتا ہوا کمرے سے باہر آیا اور مجھے کہنے لگا، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ بہت شریف بنی پھرتی ہو، تمہارا تو میں وہ حشر کروں گا تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ دیور کی دھمکیوں سے میں بری طرح ڈر گئی تھی۔ اپنے شوہر کے غصے سے میں واقف تھی، جانے اب میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اور پھر میرے دیور نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ اس نے میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکایا اور مجھ پر الزام لگایا کہ میں اس کی غیر موجودگی میں لڑکوں کو گھر بلا کر ان کے ساتھ غلط کام کرتی ہوں۔ اس نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ اپنے بھائی کی بات سن کر میرے شوہر نے مجھ سے تصدیق کرنا بھی گوارا نہیں کیا اور جانوروں کی طرح پیٹتے ہوئے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میری طلاق ہونے پر میرا دیور بری طرح تلملا گیا۔ وہ شاید مجھے پٹوا کر اپنے قابو میں کرنا چاہتا تھا، مگر میرے شوہر نے اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ جبکہ طلاق ہو جانے پر میں ایک دم سے پرسکون ہو گئی تھی۔ حالانکہ میرا پیچھے بھی کوئی نہیں تھا، مگر میں پھر بھی مطمئن تھی، کم سے کم اپنے دیور کی گھٹیا حرکتوں سے تو بچ گئی تھی۔ میں اپنا زخمی وجود لیے اپنے بھائی کے گھر آئی تو میری بھابھی نے رولا ڈال دیا کہ میں نے جان بوجھ کر اپنا گھر خراب کیا ہے۔ وہ مجھے اپنے گھر رکھنے کو تیار نہیں تھی۔ میرے بھائی نے بھی مجھے بہت باتیں سنائی تھیں کہ وہ اپنا گھر نہیں بسا سکی اور وہاں جا کر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی، مگر میں نے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا، نہ ہی اپنی صفائی میں کوئی بات کی۔ میں اپنے لبوں کو سی لیا تھا۔ میرے گھر آ جانے کے بعد میری بھابھی جلے پیار کی بلی کی طرح پورے گھر میں بولے پھرتی تھی اور پھر اس نے بھائی کو اتنے کان بھرے کہ بھابھی کی باتوں میں آ کر بھائی حلالہ کرانے کے لیے تیار ہو گیا اور ایک بار پھر سے مجھے اسی شخص کے حوالے کرنے کا سوچا جو طلاق دینے کے بعد پچھتا رہا تھا اور دوبارہ سے مجھے اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتا تھا۔ یہ حقیقت جان کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے تڑپ کر اپنے بھائی کی منت کی کہ وہ مجھ پر یہ ظلم مت کرے، اور بھابھی کا بھی کہنا تھا کہ یہ میرے شوہر کا ظرف ہے کہ جو اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی دوبارہ سے مجھے اپنانے کو تیار ہے، جبکہ میں جانتی تھی اصل وجہ کیا ہے۔ یقیناً میرے دیور نے ہی میرے شوہر کے کان بھرے ہوں گے کہ وہ دوبارہ مجھے گھر لے آئے اور وہ ہر حال میں اپنا مقصد کو پورا کرنا چاہتا تھا اور مجھے اسی بات کا خوف تھا۔ میں اتنے گھٹیا شخص کے ساتھ دوبارہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اپنے بھائی کو اس ارادے سے باز رکھوں، مگر پہلے بھائی کو کب میرا احساس ہوا تھا جو اب ہوتا۔ اب بھی وہ اپنی بیوی کی بات سن رہا تھا اور اس کے کہنے پر بھائی نے میری شادی بھابھی کے دوست کے بھائی سے کروا دی۔ شادی صرف ایک رات کے لیے ہوئی تھی اور دوسرے روز ہی مجھے طلاق ہو جانی تھی۔ یہ سوچ کر میں بہت رو رہی تھی۔ میں کسی صورت بھی اس شخص کے پاس جانے کے لیے راضی نہیں تھی جو نہ تو خود میرا احساس کرتا تھا اور نہ اس کے گھر میں میری عزت محفوظ تھی۔ مجھے بھابھی نے بدنام کیا تھا، مگر اصل میں تو میں با کردار لڑکی تھی اور لازمی نہیں کہ پہلے اگر میری عزت محفوظ رہی تو دوسری بار بھی میں محفوظ رہتی۔ میں اس ظلم پر تڑپ گئی تھی۔ مجھے اپنے بھائی کی بے حسی اور سنگ دلی پر رونا آ رہا تھا۔ میں اپنے بچاؤ کی ترکیبیں سوچنے لگی اور تب میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے اسی خیال پر عمل کرنے کا سوچا۔
پھر بھائی نے میرا نکاح دوسرے آدمی سے کرایا اور مجھے دوسرے شوہر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ تب پہلی بار میں بھائی کے سامنے روئی اور کہا میں چاہتی تو نہیں تھی کہ آپ کو بد دعا دوں، مگر آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو بیٹی دے اور اس کے ساتھ بھی یہی سب ہو اور آپ دونوں زندہ رہیں اور اپنی بیٹی کی بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تب آپ کو میرا احساس ہوگا، مگر معاف کرنے کے لیے میں آپ کے پاس نہیں ہوں گی۔ آج کے بعد آپ کو میری صورت نظر نہیں آئے گی۔ یہ بول کر میں گاڑی میں جا بیٹھی اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، حالانکہ جانتی تھی میری بات سن کر میرا بھائی پتھر کا ہو چکا تھا اور بے اختیار میرے پیچھے بھی آیا تھا، مگر میں نے گاڑی میں بیٹھ کر منہ موڑ لیا اور گاڑی روانہ ہو گئی۔ میں اپنے بھائی کے دیے زخموں سے اتنی دکھی ہوئی تھی کہ میرا بالکل دل نہیں مانا تھا میں اپنے بھائی کو معافی کا موقع دوں۔ پھر جب میرا دوسرا شوہر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے کہا آپ کو اللہ کا واسطہ ہے مجھے طلاق مت دیجیے گا، بھلا آپ مجھے ساری زندگی مار پیٹ کر گھر کے کام کرانا اور کبھی بھی اپنی بیوی مت سمجھنا، میں اف تک نہیں کروں گی۔ میں یہ سب سہنے کی عادی ہوں، لیکن کم سے کم آپ کے گھر میں میری عزت محفوظ رہے گی جو اس شخص کے گھر میں نہیں تھی، اور یہی عزت بچانے کی وجہ سے میری طلاق ہوئی۔ میں جانتی ہوں میری بھابھی نے آپ کو بھی میری بد کرداری کے قصے سنائے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی ہوں، میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا۔ بس آپ سے گزارش ہے مجھے طلاق مت دینا، میں یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ میرے جڑے ہاتھ دیکھ کر اور میری باتیں سن کر میرے شوہر کا منہ کھولے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ میں بھی حلالہ چاہتی ہوں، مگر میرے منہ سے سچائی جان کر تو بے یقینی سے میرا منہ دیکھنے لگا۔ میں نے تو بات تو کر لی تھی، مگر اب ڈری ہوئی تھی، جانے وہ کون سا فیصلہ کرے، مگر ساتھ ہی میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اگر اس نے پھر بھی مجھے طلاق دی تو میں کسی دارالامان میں چلی جاؤں گی، مگر اپنے بھائی کے گھر ہرگز نہیں جاؤں گی۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق نہیں دی، بلکہ مجھے قبول کر کے اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ شروع میں تو اس کا رویہ میرے ساتھ اجنبیوں والا تھا، مگر پھر میرے شوہر کو میری پاک دامنی پر یقین آ گیا اور وہ مجھ سے محبت کرنے لگا اور مجھے عزت بھی دینے لگا، اور ایک طویل اور تکلیف دہ مسافت کے بعد مجھے اپنی منزل مل گئی تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس ذات نے بر وقت میرے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ میں اپنے شوہر سے بات کر کے طلاق رکوا لوں، ورنہ تو آج میں اس گھر میں ذلت کی زندگی جی رہی ہوتی۔